गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है बायोलॉजी जो मेन टॉपिक के लिए आपका सेल चल रहा है। सेल ओके, सेल यानी कोशिका, लेकिन जो इसकी टॉपिक आज है सेल मेम्ब्रेन। ओके, आज की जो टॉपिक है आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट टाइम जो टर्म है वो नैगेली और क्रैमर के द्वारा दिया गया था, यानी नैगेली एंड क्रैमर गिवन द टर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको जिसका अगला जो नेक्स्ट नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। और प्लाज्मा लेमा जो टर्म है वह फ्लावर के द्वारा दिया गया है, फ्लावर यानी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। तो सारे नाम आप जितने भी नाम से सब याद रखिएगा आप इसको। पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर ओके, स्ट्रक्चर्स में से इसकी बनावट कैसे होती है, संरचना, स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर में आप एक वर्ड बोल सकते हैं PLLP, जिसके स्ट्रक्चर की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको PLLP, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड, P फॉर प्रोटीन। यानी इसके दोनों आउटर सरफेस पे, पे प्रोटीन लेयर से और इनर सरफेस पे लिपिड लेयर है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए 3 मॉडल दिए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए साइंटिस्ट ने 3 मॉडल दिए हैं। तो इसमें 2 मॉडल क्या है, फ्लॉप कर दिए गए हैं। एक मॉडल क्या है बिल्कुल ट्रोली सकते हैं, ट्रोली है। तो पहला मॉडल था सैंडविच मॉडल, नाम काफ़ी अच्छा है, सैंडविच मॉडल। देखिए सैंडविच मॉडल को बोला जाता है ट्राइलैमिनर मॉडल। सैंडविच मॉडल आल्सो नोन एज द ट्राइलैमिनर मॉडल एंड दिस मॉडल गिवन बाय डॉब्सन एंड डेनेली के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। अब इस मॉडल का नाम है ट्राइलैमिनर मॉडल व सैंडविच मॉडल। ये सैंडविच होता है कि आपने सैंडविच देखा होगा दोनों साइड पे इस तरीके से, यानी अपर और लोअर रीजन पे ब्रेड लगा होता है जिसको पाव बोलते हैं। अब उसके बीच में मसाला भर दिया जाता है। जितना भी सैंडविच का जो मटेरियल्स होता है वो बिल्कुल इस तरह से बीच में होता है। तो बिल्कुल ये सैंडविच मॉडल की तरह है, बिल्कुल सैंडविच की तरह है। तो सैंडविच में ऊपर क्या होता है, पाव होता है यानी ब्रेड होता है, और बीच में इसका सारा मटेरियल बीच में होता है। लेकिन सेम टू सेम उसी की तरह बिल्कुल उसी का क्लोन किए हैं। अब इसमें इस मॉडल को की डायग्राम इसका है समझते हैं। देखिए इसमें ऊपर की तरफ जो है अपर रीजन में प्रोटीन लेयर है, यानी जो बोथ अपर रीजन है, यानी ऊपर लोअर रीजन में भी और अपर रीजन, दोनों रीजन किस चीज़ का है, प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन लेयर है। और बीच में बाई लेयर मतलब 2 परत, यानी बाई लेयर मीन्स क्या हो गया, 2 परत किसकी, फास्फोलिपिड की, यानी 2 परत यहाँ पर किसकी है, फास्फोलिपिड की। यानी इन सैंडविच मॉडल अपर एंड लोअर रीजन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, यानी इनर साइड फास्फोलिपिड बाई लेयर आर प्रेजेंट, यानी अंदर की तरफ फास्फोलिपिड की 2 परतें हैं। तो अब इसमें इनकी साइज क्या है, इस ट्राइलैमिनर मॉडल की जो साइज है, यानी सैंडविच मॉडल की साइज क्या है, ये टोटल देखा जाए तो 75 मेगाग्राम, यानी ये भी PLLP तीनों, यानी जो 2 परत इसकी हैं, 2 परत प्रोटीन्स की हैं, दोनों के लिए मिला लिया जाए तो इसकी जो साइज आती है वो आती है 75 एंगस्ट्रॉम। अब 75 एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन की अपर रीजन है और 20 एंगस्ट्रॉम लोअर रीजन है प्रोटीन की, और जो 35 एंगस्ट्रॉम है वो फास्फोलिपिड की है। तो इस तरीके से ये 75 एंगस्ट्रॉम में होती है। अब इसमें साइंटिस्टों ने इसका जो जिक्र किया गया है, इसमें जो बात बताई गई थी फास्फोलिपिड की, देखिए फास्फोलिपिड एम्फीफैटिक है। फास्फोलिपिड का जो नेचर है, केमिकली नेचर, वह एम्फीफैटिक होता है। एम्फीफैटिक में एम्फी मतलब 2, ओके। इसमें 2 रीजन है फास्फोलिपिड के, एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। एक हेड रीजन है और एक क्या है, टेल रीजन है। देखिए जो हेड रीजन है, ये वाला जो हेड रीजन है, टेल रीजन जो हेड रीजन होता है
वह हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, यानी जो हेड रीजन होता है, यानी फास्फोलिपिड का जो हेड रीजन है, हेड रीजन जो होता है इसका अटैचमेंट प्रोटीन की तरफ होता है, और जो इसकी जो टेल रीजन है बिल्कुल एक दूसरे के एंटी होती है। यानी एंटी मतलब एक दूसरे के विपरीत की तरफ से क्या होती है, दोनों के हेड टेल रीजन क्या होता है, एक साइड होता है, और हेड रीजन क्या होता है, प्रोटीन की तरफ होता है। जो प्रोटीन जो हेड रीजन है, जो प्रोटीन से जिसका अटैचमेंट प्रोटीन से होता है, उसका जो नेचर होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही, वाटर लविंग। इसका मतलब ये है कि अटैच यानी हेड अटैच विद द प्रोटीन एंड इट्स नेचर इज हाइड्रोफिलिक नेचर। इसका मतलब ये है कि यह वाटर को एक्सेप्ट कर सकता है। जो इसका हेड रीजन है वो वाटर को एक्सेप्ट करेगा, और जो टेल रीजन है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। टेल रीजन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये टेल रीजन एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पैरेलल अपोजिट होती हैं, जो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक में से है कि जो जल से दूर भागे, ठीक है ना। यानी जैसे बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, जब यदि किसी को पागल कुत्ता काटता है तो उसमें भी एक डिजीज होती है जिसको हाइड्रोफोबिया होती है, तो आदमी जल से दूर भागता है। तो इस तरीके से जिसका जो टेल रीजन है वो बिल्कुल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट हैं डॉब्सन एंड डेनेली। यानी जो मॉडल दिया गया है साइंटिफिक मॉडल, ये डॉब्सन और डेनेली के द्वारा दिया गया है। देखिए ये फ्लॉप क्यों किया गया मॉडल, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी वर्क नहीं बताया गया कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन अपना वर्क करती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो इसका अपना एक खुद का वर्क होगा, इसका एक फंक्शन होगा, लेकिन उसमें कोई फंक्शन को नहीं बताया गया है, इसलिए मॉडल क्या किया गया, बिल्कुल फ्लॉप कर दिया गया। अब आता है सेकेंड मॉडल एक और है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो इसका जो सेकेंड मॉडल है, इसका जो नेक्स्ट मॉडल है दूसरा मॉडल, जिसको बोला जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखिए, ऑल सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सेल है, एक कोई सेल है, तो जो सेल की मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उस सेल ऑर्गेनेल्स की जितनी मेम्ब्रेन है, ओके, सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होता है। ये बात कुछ हद तक सही थी, और ये मॉडल को कुछ वक्त तक मतलब साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया। तो इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इसमें ये बात कही गई है कि ऑल सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होती है, बिल्कुल सेम होता है। मतलब यदि कोई सेल है, मान लीजिए ये सब सेल अभी समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमने ले लिया, अब इसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो हर एक सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी वो मेम्ब्रेन से ही बना, सेल मेम्ब्रेन से ही बना सेल ऑर्गेनेल्स। तो हर एक की जो साइज है 75 एंगस्ट्रॉम होगी, हर एक की जो साइज होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम होगी। इस तरीके से 20 का प्रोटीन होना चाहिए, 35 का लिपिड बाइलेयर होनी चाहिए, और 20 का नीचे वाले प्रोटीन्स लेयर होनी चाहिए। तो इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मतलब सभी की जो प्रोटीन्स, मतलब सभी जो मॉडल्स हैं, मतलब जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, सबकी साइज बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, और सभी के जो स्ट्रक्चर मतलब साइज में आ ही गया, इसकी बनावट, केमिकल कंपोजिशन, सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका जो फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद एक सबसे एक्सेप्टेड मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो थर्ड मॉडल है, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकोलसन। इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकोलसन। देखिए इस मॉडल को कई सारे नाम से जाना जाता है। पहली बात तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मीन्स क्या होता है, तरल, लिक्विड, ओके, मोज़ेक मीन्स धसा हुआ। अब इसको, इस मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं, आइस एंड सी मॉडल बोलते हैं, आइस एंड सी मॉडल, तीन नाम से बोला जाता है, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, गुलाब जामुन मॉडल, आइस एंड सी मॉडल। तो क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बना के समझाते हैं आपको। देखिए इस मॉडल में पहली बात ये कही गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड मीन्स होता क्या है कि बिल्कुल तरल, अर्ध तरल, न तो हार्ड हो न बिल्कुल सॉफ्ट हो, बिल्कुल दोनों की कंडीशन बिल्कुल इक्वल हो, सेमी फ्लूइड, ओके।
फास्फोलिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फाउंड इन मोज़ेक मॉडल। देखिए जैसे यहाँ पे फास्फोलिपिड, स्वाभाविक सी बात है कि फास्फोलिपिड हर एक मॉडल में पाई जाएगी फास्फोलिपिड, तो इसमें भी फास्फोलिपिड पाई जाएगी। इंट्रिंसिक प्रोटीन फाउंड इन मोज़ेक मॉडल, लेकिन इस मोज़ेक मॉडल में यहाँ पे क्या था कि यहाँ की जो प्रोटीन थी वह एक्सट्रिंसिक थी। एक्स मतलब बाह्य, एक्स मतलब बाहर की तरफ थी, लेकिन इसमें एक्स के साथ साथ इंट्रिंसिक प्रोटीन भी पाई जाएगी। इंट्रिंसिक मतलब ये हो गया आंतरिक प्रोटीन, यानी इसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों टाइप्स की जो प्रोटीन है इसमें प्रेजेंट रहेंगी। अब इन एक्चुअली फास्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइड कैरेक्टर, और जो इस मॉडल में जो फ्लूइड कैरेक्टर है, जो तरल है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फास्फोलिपिड। यानी जो फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर होती है वही क्या करेगी कि इसमें जो मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है तरलता फ्लूइड, ओके, फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड कराएगी, बिल्कुल सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन आइसबर्ग सी ऑफ द फास्फोलिपिड, तो ये बात कही गई है कि जो प्रोटीन है ये बिल्कुल आइसबर्ग इन सी फास्फोलिपिड, मतलब प्रोटीन जो है वह सी फास्फोलिपिड मतलब फास्फोलिपिड को समुद्र माना गया है, और उसमें जो आइस है वह तैरती रहेगी। जैसे कोई समुद्र है उसमें यदि बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए, या कोई आप बर्तन ले लें उसमें यदि बर्फ़ का टुकड़ा डालें तो बर्फ़ का टुकड़ा कुछ डूबा हुआ होता है और कुछ ऊपर की तरफ दिखता है। जैसे समुद्र में जो बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं, यदि वह समुद्र में हैं तो उसके कुछ पोर्शन ऊपर दिखेंगे और कुछ पोर्शन क्या होते हैं नीचे दिखते हैं। सेम टू सेम उसी नाम पे दे दिया गया है आइस एंड सी मॉडल। और गुलाब जामुन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई एक पॉट से, इसमें यहाँ तक क्या है बिल्कुल शुगर भरा हुआ है, ब्रूड शुगर है। अब इसमें गुलाब जामुन क्या होता है, गुलाब जामुन में कुछ पोर्शन डूबे होते हैं और कुछ क्या होते हैं दिखते हैं। तो इस कंडीशन में वही कंडीशन सेम टू सेम इस मॉडल में भी डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से इस मॉडल को क्या बोला गया था? गुलाब जामुन मॉडल बोला गया था, ओके। और ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए किसी भी मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इसमें प्रोटीन 60 to 70% प्रोटीन्स होती हैं, फास्फोलिपिड 30 to 40% होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह सेल टू सेल रिकग्नाइज करता है। सेल टू सेल रिकग्नाइज करने का काम इसी का होता है, जो 1 से 5% पाया जाता है। इसे सेल टू सेल इसका रिकग्नाइज करने का जो वर्क है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ह्यूमन यदि आर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन है, जैसे इसको समझ लेते हैं, ये कोई दो लोग हैं, यदि इसने अपना आर्गन ट्रांसप्लांट इस पर कर दिया, ओके, दोनों का आर्गन क्या हो गया? ट्रांसप्लांट हो गया। ब्लू वाले का ब्लैक पे और ब्लैक वाले का ब्लू पे जैसे मान लीजिए लग गया, तो इसमें होता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। जैसे ब्लड ही डोनेट किया जाता है तो जब ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? सेल एंड नॉन सेल का रिकग्नाइजेशन हो गया। यदि वह पहचान गया तब तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, यदि नहीं पहचाना तो ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। तो उसी का जो बेस है वह करता है शुगर ही करता है। और शुगर में यहाँ का जो शुगर है उसके दो कैटेगरी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। यानी सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, यदि ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? बिल्कुल ये ऊपरी सतह पे क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, ठीक है ना, जो दूसरे सेल से मिलने के बाद दोनों की ग्लाइकोप्रोटीन्स आपस में रिएक्शन करती हैं। यदि एक दूसरे को पहचानती एक्सेप्ट करती हैं तो कोई बात नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना क्या है? तय हो जाता है। तो इस तरीके से जो केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन है, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रोटीन मतलब लिपिड सॉरी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बनी हुई होती हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कुछ इस तरीके से होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, ये आपकी लिपिड है, ओके। लिपिड हमने अपर और लोअर रीजन बना कर ये इसका टेल है, टेल हो गया, ओके। अब जो हेड था मतलब जो इसका हेड पोर्शन था वह होता है
हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। रेड पोर्शन क्या होता है? हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग। और जो टेल रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी जल से दूर भागने वाले को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब इसमें प्रोटीन्स की जो जैसे मान लीजिए अभी ये प्रोटीन्स है, इस तरीके से प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स इस तरीके से कुछ इसमें पाई जाएंगी जगह जगह। तो प्रोटीन्स का वह पोर्शन जो बाहर की तरफ दिखे उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर की तरफ रहे वह इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर की तरफ रहे वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। अब इससे पहले कहीं भी कोई वर्क नहीं बताया गया था कि इनमें परमेबिलिटी कैसे होती है, पारगम्यता नहीं, कोई चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होता है, लेन देन किस तरीके से होता है, वो सारी बातें जो बताई गई थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही बताए थे। इसलिए अभी तक ये मॉडल क्या है? एक्सेप्टेबल। अब देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखिए जो ये प्रोटीन्स होती हैं इनमें ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के चैनल होते हैं। और जो ये चैनल हैं ये दो तरीके के काम करते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दो तरीके के काम करती हैं। एक तो इनका काम ऐसे होता है कि ये किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो तरीके का होता है। ट्रांसपोर्ट इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक नेक्स्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज किया जाएगा और पैसिव में एटीपी नहीं है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा लोअर टू हायर होगा, और जब कोई चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ भेजी जाती है तो उसमें एनर्जी का यूज किया जाता है। तो उस टाइप में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको लोग मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और यह विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के सहायता से ही होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये विदाउट एनर्जी है, यानी ये विदाउट एनर्जी का होगा। जिससे कि मान लीजिए डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो होता है। जैसे मान लीजिए अब एक कोई ब्रिज है, ओके, अब इस ब्रिज से कोई चीज नीचे की तरफ जा रहा है तो पैसिव होगा। यदि वही आप इस साइड से साइड चला के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज की साइड जा रहे हैं, तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो एक्टिव में एनर्जी लगेगी, एक्टिव में एनर्जी लगेगी क्योंकि आपको लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एनर्जी फुल मतलब एनर्जी, यानी इसी में एनर्जी लगेगी। लेकिन आप पुल से नीचे की तरफ उतरते हैं तो आप पैडल भी नहीं मारते और आसानी से क्या करते उतर जाते हैं, तो पैसिव है। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ में दो तरीके का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसमें चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल हो गया, सोडियम चैनल हो गया। तो इस तरीके से इसमें चैनल होते हैं, पोटेशियम सोडियम चैनल्स होते हैं जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किया जाता है? भेजा जाता है। न्यूरॉन सेल यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें जो पोटेशियम और सोडियम को जो भेजा जाता है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, नहीं एटीपी का यूज करके भेजा जाता है। हमारे जैसे वाटर है तो वाटर के लिए स्पेशल प्रोटीन्स होती है, एक्वा प्रोटीन, एक्वा प्रोटीन्स, यानी ये स्पेशल वाटर के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी साइड से इधर की साइड, तो इसमें एक्वा प्रोटीन्स का काम लगेगा। एक्वा प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर है, ओके। एक्वा प्रोटीन्स वाटर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं, पोरिन्स, ठीक है ना, जो अंदर और सबस्टेंस है उनके लिए पोरिन्स जो होती है वो काम करती है। तो इस मॉडल की जो खास बात ये थी कि किसी कोई भी मॉलिक्यूल जो जिसको मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है उनके लिए एक स्पेशल पोर होता है, छिद्र होता है, और उसी के रास्ते से उसको भेज सकते हैं। विदाउट सेलेक्टेड किसी भी ट्रांसपोर्ट पे नहीं कर सकती। जब भी करेंगे तो यानी पहले मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेंगे तभी उस मॉलिक्यूल को क्या करती हैं? एक पोल से दूसरे पोल पे भेजती है। और जो भेजने का जो रास्ता होता है पोरिन्स होता है,
और पोरिन्स में कई चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, एक्वापोरिन्स, इस तरह बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अब इसका जो वर्क है उसको समझते हैं फंक्शन। ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, अब फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए इसका जो पहला फंक्शन है कि यह सेलेक्टिव परमेबल होती है। यह सेलेक्टिव परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमेबल। इसके विषय होता है कि ये कोई ये मेम्ब्रेन है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्टिकल्स है, इसको इधर को इस साइड हमको भेजना है, तो जब तक इसकी साइड यहाँ के पाए जाने जो पोर्स होते हैं, पोरिंग जो छिद्र होते हैं, उनकी उससे यदि ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो इसको इस साइड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और इसकी दूसरी पॉइंट होती है, यह सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करती है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करती है। यह सेल टू सेल पहचानने का वर्क करती है। जैसे हमने बताया कि किसी भी ह्यूमन का किडनी ट्रांसप्लांट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके दूसरे को लगा दिया गया है, तो हो सकता है कि वह इन्फेक्शन हो जाए उसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो फास्फोलिपिड या जो प्रोटीन है, क्योंकि किडनी भी सेल्स की बनी होगी, तो उस ह्यूमन्स की सेल्स को यदि एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है, यदि एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस यहाँ पर जो काम होता है वो शुगर करता है, शुगर 1.5% पाया जा रहा था। ओके, जो इसकी अगली पॉइंट है ट्रांसपोर्ट करना। उन्हें पता है कि ट्रांसपोर्ट ही करती है, ट्रांसपोर्ट करना होता है इसका काम। ट्रांसपोर्ट दो तरीके की है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी सक्रिय और निष्क्रिय। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होगा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यह लोअर टू हायर होगा, लोअर टू हायर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर टू हायर भेजा जाएगा। और इसके बाद आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो। इसका एग्जांपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, बिल्कुल हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होता है। इसका जो एक मेन वर्क है, दो वर्क और बचे हैं। एक वर्क होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और सेकेंड है इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इसकी बॉडी किसी सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसको आउट ऑफ सेल डिस्चार्ज कर देती है, जिसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। आउट ऑफ डिस्चार्ज एनी पार्टिकल्स फ्रॉम द सेल विच आर पॉइजनस और वेस्ट प्रोडक्ट्स नोन एज एक्सोसाइटोसिस। जो सेकेंड पोर्शन है इंडोसाइटोसिस। इंडोसिस होता है अंदर, यदि कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जिसको मेम्ब्रेन ने सेलेक्ट कर लिया है या कोई फूड पार्टिकल्स है उसको अंदर की तरफ ले लेगा, इनसाइड ले लेगा, जिसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस टू टाइप्स की होती है, एक पिनोसाइटोसिस और होती है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के अंदर फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, और इसको बोला जाता है सेल ईटिंग। यानी पीनो का मतलब कोई लिक्विड पोर्शन है, यदि कोई लिक्विड पार्ट्स है तो वो प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। ओके, और कोई फूड पार्टिकल्स है जिसमें ईट कर सके, खा सके, उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। तो इस तरीके से इंडोसाइटोसिस आर टू टाइप्स, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ओके, थैंक्स।